जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। वो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है, पावर शेयरिंग। क्या होता है पावर शेयरिंग? सबसे पहले इस चीज को समझिए। पावर शेयरिंग यानी कि जब आप अपनी शक्तियों को एक से ज्यादा में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने देश में हमारी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वैसे ही अलग अलग इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के ऑर्गन में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तब हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम फेडरलिज्म में ये सारी चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पावर शेयरिंग को समझते हैं। पावर शेयरिंग क्या होता है? एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ये काल्पनिक कहानी से पहले डिस्क्लेमर सुन लेना, क्योंकि ये कहानी का कोई भी पात्र, स्थान, व्यक्ति, वस्तु से कोई संबंध नहीं है, और अगर है भी तो यह सिर्फ और सिर्फ संयोग मात्र है। कहानी क्या है सुनिएगा ध्यान से। ऐसा है कि एक साम्राज्य है और जिसका एक सम्राट है। ठीक है, एक अंपायर है जिसका एक एम्परर है, और वहां की एक ट्रेजरी है, खजाना है, जिसके अंदर एक जादुई किताब रखी हुई है। जो भी प्रजा को प्रॉब्लम होती है वहां का राजा उस जादुई किताब को निकालता है, मंत्र पढ़ता है, और प्रजा का कोई भी दिक्कत है, वहां की सिटीजन की कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व हो जाता है। हमेशा से ये होता चला है, कंटिन्यूअस चल रही है चीजें। बस उस तिजोरी की ना एक चाबी है, और वो एक चाबी जो है राजा के पास होता है। एक कुछ समय के बाद उस साम्राज्य पे, उस अंपायर पे अटैक होता है, राजा को मार दिया जाता है, और चाबी उससे लेकर के उस तिजोरी को ओपन किया जाता है, और उस जादुई किताब के थ्रू जो भी चीजें की जाती हैं उस साम्राज्य में, क्योंकि वो जादुई किताब है, जो भी चीजें वो करना चाहता है आक्रमणकारी, जो भी इन्वेडर्स हैं, वो करते हैं, और उस तरह से साम्राज्य उनके अधीन हो जाता है। इसी केस में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। इसी साम्राज्य के अंदर जो राजा है थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, तेज होता है। उसने क्या किया, उस तिजोरी में 4 चाबियां लगवाई और 5वीं चाबी अपने पास रखी। अपने जो सबसे 4 भरोसेमंद लोग हैं उन्हें वो 4 चाबियां दे दी, और सबसे फाइनल चाबी जो है लास्ट में लगने वाली, वो अपने पास रखी। इन दोनों सिचुएशन में उसने सेकंड वाले में क्या किया, अपने पावर को शेयर कर लिया 4 लोगों के बीच में। अब जब 4 लोगों के बीच में पावर शेयर हो गया तो इन्वेडर फिर से आए, और सबसे पहले अटैक हुआ तो राजा की डेथ कर दी गई। राजा डेथ, ऑब्वियस बात है, राजा पे सबसे पहले अटैक होता है तो राजा का मृत्यु हो गया। अब राजा की मृत्यु होने के बाद बचे 4 लोग, तो 4 लोग अलग अलग जगह पे फैल गए। अब अलग अलग जगहों पे फैल गए यानी कि छुप गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, जिसके कारण कभी भी वो ट्रेजर जो है ओपन नहीं हो पाया, और ना जादू किताब इनके हाथ लगी, ना वो साम्राज्य इनके हाथ आ पाया, यानी कि आक्रमणकारी वापस निराश लौट गए। अब वापस से वो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, अपना एक नया राजा चुनते हैं, और फिर से वो साम्राज्य, अंपायर को कंसोलिडेट करके फिर से पुनः चलाना शुरू कर देते हैं। दोनों कहानी का कंक्लूजन क्या है, सार क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन सा बेहतर था, पहला या दूसरा। अगर पावर शेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है इस पॉसिबिलिटी को कि किसी एक के हाथ में पावर होने के कारण क्या हो सकता था, और पावर जब बटा है तब क्या हो सकता था। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि राजा जो चाहे वो अपनी मर्जी का कर सकता था, लेकिन जब पावर बटा हुआ है तो राजा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी का नहीं, बल्कि 4 लोगों की सहमति से कुछ करता। तो इन दोनों केसेस में बेटर क्या है, पावर शेयरिंग। अब इसी पावर शेयरिंग को हम लोग समझेंगे किस तरफ से, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी से। क्या था बेल्जियम और क्या है श्रीलंका में, एथनिक कंपोजिशन क्या है, किस तरह से यहाँ पे डाइवर्स लोग रहते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेल्जियम का केस। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, और 1830 में बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ। जब बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ तो उसकी कुछ नेबरिंग कंट्री है जो इसकी बाउंड्री के साथ लगती है। इसे मैंने शॉर्ट में लिखा है LNGF। LNGF मतलब लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। हरियाणा से भी एक छोटा स्टेट है ये, और यहां की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यहां की जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी क्या होती है साधारण भाषा में अगर आप समझेंगे तो एथनिसिटी का मतलब होता है कि जो लोग कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं उन्हें एक एथनिक ग्रुप कहा जाता है। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। और यहां की जो एथनिसिटी वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जितना बताऊंगा उतना याद रखिए, क्रक्स बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का। ज्यादा डिटेल में पढ़ना पूरा चैप्टर, ताकि आपके पास एक लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के थ्रू आप आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो याद रखने की चीज है, जो निचोड़ है चैप्टर का, वो बताते चल रहा हूं मैं आपको। एक है वोलोनिया रीजन, एक है फ्लेमिश रीजन, और बाकी जो बच गया वहां पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रहते हैं,
और वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलने वाले लोग जो है 59% है। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलने वाले लोग कितने हैं? 59% है। और वहीं अगर वोलोनिया रीजन की बात की जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 40% है, और 40% के बाद जो बच गए वो है 1% जो कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। साइड में ये मैप आ रहा है, एनसीईआरटी बुक से ली गई है, इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी मैंने बना दिया है। ये है फ्लेमिश रीजन जहां पे लोग डच भाषा बोलते हैं जो कि 59% है। वोलोनिया रीजन जहां पे फ्रेंच स्पीकिंग है वो कितने परसेंट है? 40%। और बचे हुए जो है 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, याद कैसे रखिएगा, अगर एक मैं बता दूं याद रखने का तो बाकी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट। एफ से फ्लेमिश रीजन, डी से डच बोलने वाले लोग 59%। ठीक है, एफडी 59% हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोग एफडी करवाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट के और तरीके उन्हें नहीं मालूम है, और भी जिनको मालूम है वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके अपनाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉमन और मिडिल क्लास है वो क्या अपनाता है? एफडी करना। तो सबसे ज्यादा क्या होता है? एफडी। ठीक है, तो 59% एफडी हो गया आपका, यानी फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग। नेक्स्ट आ जाइए वोलोनिया रीजन। तो वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 40% और बचे हुए जर्मन भाषा 1%, यानी 59, 40 एंड 1%। दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब देखिए ये सिचुएशन चेंज हो जाता है जब कैपिटल की बात करते हैं। ये कैपिटल है आपका बेल्जियम का, कैपिटल ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स में क्या होता है, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो नंबर्स में बढ़ जाते हैं, वो 80% हो जाते हैं, और डच बोलने वाले लोग 20% हो जाते हैं। ठीक, ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, यानी कि फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग 59%, वोलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है 40% और जर्मन स्पीकिंग जो है 1%। कंट्री की बात की है मैंने। कैपिटल में क्या होगा? कैपिटल में चेंज हो जाता है 80% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग। अब हुआ क्या है कि जैसे जो कंट्री का जो ओवरऑल हमने एथनिक कंपोजिशन समझा, इसमें जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा प्रॉस्पर है, ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, और इस समृद्ध होने के कारण क्या होता है, आगे चल करके डच लोगों को भी एजुकेशन में, बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, और हेल्प प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि वो लोग भी धीरे धीरे ऊपर होते हैं, आते हैं, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ते हैं। यही टेंशन क्रिएट करता है, एक तरह से रिजर्वेशन समझ लीजिए, उनको रिजर्वेशन दे करके उन्हें अपलिफ्ट किया जाता है और मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाता है। ये टेंशन क्रिएट कर देता है फ्रेंच और डच के बीच में। अब फ्रेंच वर्सेस डच का एक कंडीशन आ गया, यानी कि दो ग्रुप आपस में टेंशन वाले माहौल में एक देश के अंदर। ये हमारा सबसे पहले बेल्जियम का केस। दूसरी तरफ हम समझेंगे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या और श्रीलंका क्या है। श्रीलंका का समझिएगा, 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है, और जयवर्धनापुरे कोट्टे जो है आपका श्री जयवर्धनापुरे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ सिन्हालीज है। अभी इससे समझिएगा, ये मैंने जो लिखा है एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका आगे का मैं कहानी बताऊंगा कि कैपिटल ऑफ सिन्हालीज क्यों लिखा गया है। ठीक है, 1956 में जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे तो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं, इसीलिए कैपिटल लेजिस्लेटिव, जहां पे कानून बनता है, लेजिस्लेटिव कैपिटल रखा गया है। ठीक है, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और लगभग हरियाणा इतना ही बड़ा है ये, लगभग। ठीक है, अब एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं, श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन क्या है। सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी में लोग रहते हैं वो है सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला स्पीकर जो है वो है 74%। सिन्हाला एक भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। सिन्हाला के बाद आते हैं सेकंड नंबर पे तमिलियंस, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग, जिसकी संख्या 18% है। ठीक, ये तमिल जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में है, हिंदूज एंड मुस्लिम, ये दोनों रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तमिल बोलने वाले लोगों में 2 सब ग्रुप है। सब ग्रुप में एक आता है आपका 13% और दूसरा आता है 5%। अब ये 13% जो यहाँ के श्रीलंका के नेटिव तमिलियंस हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो शुरू से वहीं पे रहे, मूल निवासी जिन्हें आप कहेंगे, वो है यानी कि नेटिव तमिलियंस हो गए। और ये जो 5% है, ये 5% लोग हैं इंडियन तमिल्स। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, जो ये सिन्हाला बोलने वाले 74% है, ये बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो बौद्धिस्ट धर्म कहां से आया, थोड़ा सा हिस्ट्री को खंगालिए। अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम, डॉटर और सन, महेंद्र और संमित्रा, दोनों के दोनों चले गए थे प्रचार करने बौद्ध धर्म का श्रीलंका की तरफ। वहां से प्रचार प्रसार होता रहा और लगातार बुद्धिस्ट धर्म
जो बुद्धिज्म है वहां पे फैलता रहा रिलीजन जो है। तमिल्स, जो इंडियन तमिल्स हैं वो कैसे आए? ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड क्या होता था, जो प्लांटेशन फील्ड में काम करते थे लोग, तो ये इंडिया का देखिए सबसे लास्ट स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु से ले जाया करते थे यहाँ पे और श्रीलंका में सेटल हो जाते थे। अब जब श्रीलंका में सेटल हो गए तो वहीं पे शादी विवाह कर लिया, शादी विवाह के बाद बच्चे, बच्चे के बाद और बच्चे, और बच्चों के बाद आगे चल करके उनका परिवार वहीं सेटल हो गया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, वेस्ट इंडीज में आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में शिव नारायण चंद्र पॉल, नाम कहां का है? इंडियन मूल का है। सुनील नारायण, ये कहां? इंडियन मूल का नाम है। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक समय पे जाकर के इनके जो फोर फादर्स रहे, जो पूर्वज रहे, वो जाकर के सेटल हो गए थे, तो वहीं से ये लोग सेटल हुए और वहीं से वो लोग रहने लगे माइग्रेशन के बाद से। तो वैसे ही इंडियन तमिल्स जो है 5% है यहाँ पे, ठीक है, जो तमिल भाषा बोलते हैं और हैं इंडियंस, मतलब कि वहां पे श्रीलंका में रह रहे हैं। तो ये 13% और ये 5%, यानी कि 74% और 18%, ठीक। अब कहोगे कि सर ये सिर्फ 92% हुआ है, बाकी कहां गए 8%? तो 8% बच्चों हमारे पास डिटेल नहीं है, ना बुक में लिखा गया और ना हम अपना दिमाग लगाएंगे, समझने वाली बात है। जो 7% दिया गया वो क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी कहां से आया? श्रीलंका भी कॉलोनीज के अंदर हुआ करता था, यानी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, 1948 में आजाद हुआ है, ठीक है। तो जो श्रीलंका में जो क्रिश्चियनिटी है वो भी कहीं ना कहीं आया थ्रू द ब्रिटिशर्स। तो ये 7% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों में से कोई भी भाषा बोल लेते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस जगह पे रहा वही भाषा को बोलना शुरू कर दिया। तो ये क्रिश्चियनिटी आ रहा है। एक चीज कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये सिर्फ 92% और प्लस 7% 99% कर देते हैं और कहते हैं 1% कहां गया। ये क्वेश्चन 1% या 99% नहीं है, यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। बताता हूं क्यों। हमारे बुक में जो डेटा दिया गया वो कितना का है? 92% का है, सिर्फ और सिर्फ 92% का है, क्योंकि से 74% और 18% का ही है। बाकी 8% का डिटेल हमारे पास नहीं है। बाकी जो 8% है उसका डिटेल हमारे पास नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। इसी 92% में 7% इनकॉर्पोरेटेड है, मर्ज है, यानी कि शामिल है। 7% जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि 74% सिन्हाला बोलने वाले लोग, 18% तमिल बोलने वाले लोग, और 18% को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक वहां के नेटिव तमिल्स और दूसरा जो है इंडियन तमिल्स। इन लोगों से कंप्राइज होकर के जो 92% बनता है, इसी के अंदर क्रिश्चियनिटी रिलीजन वाले लोग 7% हैं, इसी के अंदर हैं, ठीक है, 92 से बाहर नहीं, 92 के अंदर है। तो ओवरऑल ये 92% का ही हमारे पास डेटा है। अब दोनों के दोनों में आपने कंपोजिशन देखा कि कितना डाइवर्स है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हम लोग जो एथनिसिटी का कंपोजिशन देख रहे हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे देख रहे हैं, भाषा के आधार पे देख रहे हैं, धर्म के आधार पे नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिन्हाला, यहाँ पे तमिल, फिर क्रिश्चियनिटी कहां से आ गया? तो क्रिश्चियनिटी यहां से आया कि जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं, और जो बाकी क्रिश्चियनिटी वो दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो कि 92% के अंदर ही 7% इनकॉर्पोरेटेड है। अब याद कैसे रखोगे? देखिए, सिन्हाला स्पीकर्स है, बौद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं और 74% है, ठीक है, यानी कि जो बौद्धिस्ट, बी से बौद्धिस्ट, बी से बहुत सारे, ठीक है, बी से बौद्धिस्ट और बी से बहुत सारे मतलब 74%, ठीक। दूसरे हैं तमिल, टी से तमिल, टी से थोड़े, ठीक है, टी से तमिल, टी से थोड़े, थोड़े मींस कम, यानी 18%। मतलब अपने तरीके से आप जैसे भी चाहे याद रख सकते हैं, बच्चों की तरह बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो टी से तमिल, टी से थोड़े 18% हो गया, एस से सिन्हाला बहुत सारा, यानी बी से बहुत सारा, यानी कि 74%, और 18% में जो है दो सब ग्रुप 13% एंड 5%, ठीक है। सी से क्रिश्चियन 7%, जो कि 92% के ही अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। अब ये ओवरऑल एथनिसिटी का हमने कंपोजिशन समझाया कि कितना डाइवर्स कंट्री है। ओवरऑल इस टॉपिक में आपको लेके क्या जाना है वो समझ लीजिएगा। दो जगह की कंपोजिशन, एथनिक कंपोजिशन, वो कौन कौन सी? बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम में क्या क्या हुआ? बेल्जियम में जो फ्लेमिश रीजन है वहां पे डच बोलने वाले लोग यानी एफडी 59%, वॉलोनिया रीजन में जो है बच गए आपके फ्रेंच बोलने वाले लोग जो कि 40%, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन 1%। श्रीलंका की आप बात करेंगे तो सिन्हाला स्पीकर 74%, 18% तमिल, और तमिल के जो दो सब ग्रुप है, एक इंडियन तमिल जो कि 5% है और वहां के नेटिव तमिलियन जो कि 13% है, 7% जो क्रिश्चियनिटी है वो इन्हीं में 92% में शामिल है। ओवरऑल ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका पढ़ेंगे
किस तरह से श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म को अपनाया और किस तरह से बेल्जियम ने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई, दोनों में क्या हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। और इसके बाद यहां पे हम लोग समझेंगे कि कौन सा बेहतर फॉर्म है पावर शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच।